Good morning, all. Welcome to Learners Academy. ठीक है. So after a long journey, we are finally at the miscellaneous exercise on chapter number 11. अब इसके miscellaneous बहुत ज़्यादा important है. The fact that कि इसमें number of concepts हैं, right? भाई एक डायरेक्ट टॉपिक होता है, उसके miscellaneous करेंगे ना तो अलग नहीं लगेगी. अलग क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि नंबर ऑफ टॉपिक्स कम है, तो जो चीज एक्सरसाइज में डिस्कस करी वो की वही चीज मिसलेनियस में डिस्कस करेगा, राइट? बस थोड़ी डिफिकल्टी लेवल बढ़ा देगा हल्का फुल्का. अब यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है, तो कॉन्सेप्ट वो ज्यादा है, तो कौन से कॉन्सेप्ट को किस कॉन्सेप्ट से कनेक्ट करके मिसलेनियस क्वेश्चन बनाया हुआ है, वी कैन नॉट से. ठीक है, ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन डिफिकल्ट हैं. देखो अब शुरू के तो कुछ एक क्वेश्चंस काफी आसान लग रहे हैं, बट मतलब कुल मिला के मिसलेनियस एक्सरसाइज इसकी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है ना. डायरेक्ट क्वेश्चन ना उठा के घुमा फिरा के क्वेश्चन दे दे तो. और अब इसकी मिसलेनियस में आपको, जैसे आप प्लेन की एक्सरसाइज में तो प्लेन के बारे में सोच रहे थे, लाइन की एक्सरसाइज में लाइन के बारे में, इसमें सब कुछ सोचना पड़ेगा. लाइन, प्लेन, पॉइंट, डीसी, डीआर, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग, वेक्टर्स. ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. शो दैट द लाइन जॉइनिंग द ओरिजिन टू द पॉइंट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन डिटरमाइंड बाय द पॉइंट्स दिस एंड दिस. सो इसमें 4 पॉइंट्स गिवन है इस क्वेश्चन में. बोलो कितने पॉइंट्स गिवन है? 4. कौन कौन से? एक तो है ओरिजिन, है ना. एक फिर ये 3 डेटरमाइंड पॉइंट्स है. ठीक है, तो एक लाइन तो इन दोनों को जोड़ रही है, एक लाइन इन दोनों को जोड़ रही है, इन दोनों को जोड़ के एक लाइन बनेगी, इन दोनों को जोड़ के एक लाइन बनेगी. वो लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर होगी, ऐसा प्रूव करो. ठीक है, वो लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर होगी, ऐसा प्रूव करें. तो कैसे प्रूव कर सकते हैं? देखो, और ओरिजिन एक पॉइंट है 0,0,0, और ये एक पॉइंट है, तो इसको इससे जोड़ने वाली जो लाइन होगी उसकी इक्वेशन हम बना सकते हैं. 2 पॉइंट्स गिवन होते हैं तो लाइन की इक्वेशन बन जाती है. और फिर इसको इसको जोड़ने वाली जो लाइन होगी उसकी इक्वेशन भी हम बना सकते हैं. एक बार हमने इक्वेशन बना दी तो इसका पैरेलल वेक्टर पता चल जाएगा, इसका पैरेलल वेक्टर पता चल जाएगा. अब अगर इसका पैरेलल वेक्टर इसके पैरेलल वेक्टर से परपेंडिकुलर है तो लाइंस भी परपेंडिकुलर. दो लाइंस परपेंडिकुलर कब होती है? जब उनके जो पैरेलल वेक्टर्स, जो डायरेक्शन वेक्टर्स हैं B1 और B2, ठीक है ना, वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो लाइन परपेंडिकुलर, वो दोनों आपस में पैरेलल होंगे तो लाइंस भी पैरेलल होंगी. ठीक है, तो ये इजी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है क्वेश्चन, तो करें. हेयर हेयर द लाइन, द सीधे इक्वेशन ही बना दे. द इक्वेशन ऑफ द लाइन L1 एंड L2 ले लेते हैं. द इक्वेशन ऑफ लाइन L1 पासिंग थ्रू, L1 तो किसे पास कर रही है? पासिंग थ्रू ओरिजिन. ओरिजिन को हम O कह देते हैं. पासिंग थ्रू ओरिजिन O, जिसके कोऑर्डिनेट्स जानते हैं 0,0,0, एंड इसको ए कह देते हैं. एंड द पॉइंट ए, एंड द पॉइंट ए जिसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है 2,1,1 इज गिवन बाय, इसकी इक्वेशन बना देते हैं इज गिवन बाय. तो चाहो तो वेक्टर इक्वेशन बना दो, चाहो तो कार्टेशियन इक्वेशन बना दो. बोलो कौन से बनाओगे? ज्यादा अप्रोप्रिएट तो है कि कार्टेशियन बनाओ, क्योंकि जो पॉइंट्स गिवन है वो कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है ना. ठीक है, सो कार्टेशियन इक्वेशन बना दे. बोलो सुशिश जी, 2 पॉइंट अगर गिवन हो तो कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन कैसे बनती है? ऐसे ही, x - x1 डिवाइड बाय x2 - x1 देन इक्वल टू x - x1 डिवाइडेड बाय x2 - x1, y - y1 डिवाइडेड बाय y2 - y1 इक्वल टू लैम्डा. ठीक है, ऐसे बनती है. सो पुट करें तो x, दैट इज x माइनस, अब देखो पहला पॉइंट x1 y1 z1 तो ले लो ओरिजिन 0,0,0, x - 0 y - 0 z - 0, क्योंकि जिसका जिक्र पहले, बस जो पहले आएगा वो पहले पाएगा. ये सिस्टम है यहाँ पे, जिसका जिक्र पहले वो x1 y1 z1, जिसका जिक्र बाद में वो x2 y2 z2. x2 y2 z2 क्या है? 2 1 1, so इट्स लाइक 2 - 0 1 - 0 1 - 0 इक्वल टू लैम्डा. ठीक है, और मोर पर्टिकुलरली सॉल्व करें तो x/2 इक्वल टू y/1 इक्वल टू z/1 इक्वल टू लैम्डा. तो ये आ गई पहली लाइन की इक्वेशन, राइट. ठीक है, सिमिलरली सिमिलरली आप दूसरी लाइन की इक्वेशन बना देते हैं. द इक्वेशन ऑफ लाइन L2 पासिंग थ्रू ओरिजिन, नहीं ओरिजिन थोड़ा ना, अभी अभी क्या, इनको बी और सी ले लो.
passing through points B 3 5 minus 1 and C 4 3 minus 1 is given by। तो अब मैं उसकी ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट पुट अप करके दे देता हूँ। तो x माइनस, बताओ पहले कौन आया है, 3 5 माइनस 1, तो x माइनस 3, y माइनस 5 और z माइनस माइनस 1 गिव्स मी z प्लस 1। ठीक है, डिवाइडेड बाय डिवाइड बाय और करो। ठीक है, क्या करोगे, x2 माइनस x1 वही सब कुछ है ना, 4 माइनस 3 इज 1, 3 माइनस 5 इज माइनस 2 और माइनस 1 माइनस माइनस 0 हो जाएगा। तो ठीक है, माइनस 1 माइनस माइनस 1 माइनस 1 प्लस 1। और इसको फिर म्यू कहना, क्योंकि स्केलर भी तो चेंज होगा ना। ठीक है, चलिए तो ये बन गई दूसरी, इसको थोड़ा सा और सॉर्ट आउट कर दें। तो ये x माइनस 3 सेम ही है, क्या सॉर्ट आउट करूँ, यही रहेगा है ना, कुछ सॉर्ट आउट करने की जरूरत है नहीं। तो दिस विल बी माई इक्वेशन नंबर 2। अब ये लाइन इस लाइन की परपेंडिकुलर है, तो इनकी डायरेक्शन वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे। डायरेक्शन वेक्टर्स कहाँ से निकलते हैं, नीचे से। 2 1 1 और यहाँ पे 1 माइनस 2 0, ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे। दैट मीन्स इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू माइनस 2 प्लस 1 इंटू 0, 0 हो जाना चाहिए। अगर 0 हो जाएगा तो ये डायरेक्शन वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स लाइन्स भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, ठीक है ना। चलिए, अब यहां से जैसे मुझे पता चला कि ये इसकी लाइन है, तो मैं क्या कर दूंगा, इम्प्लाइज इम्प्लाइज इस लाइन के डी आर्स निकाल लूंगा। डी आर्स ऑफ implies DRs of line L1R, what are the DRs, 2 1 1। और DRs को अपन A1 B1 C1 से शो कर देते हैं, और उसके A2 B2 C1 C2 से। A1 बराबर 2 कॉमा B1 बराबर 1 कॉमा C1 बराबर 1। और यहाँ से इसके DRs निकाल लेते हैं। DRs ऑफ लाइन L2R, ठीक है, A2 B2 C2 करके। तो A2 है 1 कॉमा B2 है -2 कॉमा C2 है 0। ये आ गए 6 DRs हमारे पास। ठीक है, अब अपन चेक करते हैं A1 इंटू A2 B1 B2 C1 C2 क्या होता है। अगर वो 0 होता है तो फिर लाइन्स परपेंडिकुलर है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, सो नाउ लेट्स फाइंड इट आउट। क्या फाइंड करेंगे हम, A1 A2 प्लस B1 B2। अगर वेक्टर फॉर्म में निकाला होता इक्वेशन तो फिर क्या चेक करते, वेक्टर B1 डॉट B2 0 होता है कि नहीं होता है ना। ठीक है, ये चेक करते हैं उसमें। भाई अगर हम वेक्टर इक्वेशन लगाते हैं तो कैसे लगाते हैं, वेक्टर R इक्वल टू A1 प्लस लेमडा टाइम्स B1। ठीक है, और दूसरी कैसे निकालते हैं, वेक्टर R इक्वल टू A2 प्लस म्यू टाइम्स B2। तो फिर अपन ये चेक करते हैं कि B1 डॉट B2 0 बनता है कि नहीं बनता है। अगर ये बनता है तो लाइन्स पैरेलल हो जाती है, वो परपेंडिकुलर हो जाती है। अभी कार्टेशियन फॉर्म में ये सब चेक कर रहे हैं। A1 A2 B1 B2 प्लस C1 C2। तो वैल्यू निकालते हैं, कि पुटअप करते हैं। तो A1 है 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -2 प्लस 1 इंटू 0। 2 1 जा 2 -2 प्लस 0, obviously it is 0। so here A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0 आ गया। तो आप चाहो तो दो स्टेप्स में भी लिख सकते हो, इम्प्लाइज करके कि इनके डायरेक्शन वेक्टर्स जो है वो परपेंडिकुलर, नहीं तो सीधा भी डाल सकते हो, लाइन L1 इज परपेंडिकुलर टू लाइन L2। तो ये प्रूव करना था, शो करना था, प्रूव लिख दो, दैट्स प्रूव्ड। समझ आया क्वेश्चन। हाँ, बताओ। पैरेलल वाला, हाँ ठीक है, रेशियो वाला होता है। तो वो पैरेलल वाले कॉन्सेप्ट ही तो है A1/2। हम अगर हमको उसको पैरेलल चेक करना होता, हमको परपेंडिकुलर चेक करना है, तो परपेंडिकुलर चेक करते हैं तो लाइंस का डॉट, उनके डायरेक्शन वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0। क्योंकि दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर कब होते हैं, जब उनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो। और दो वेक्टर्स पैरेलल कब होते हैं, जब उनके जो डी आर्स हैं वो प्रोपोर्शनल हो, लाइक A1/A2 B1/B2 C1/C2 इक्वल टू सम लेमडा आई। अभी अपने को लाइंस को परपेंडिकुलर चेक करना था, तो लाइंस के डायरेक्शन वेक्टर्स का परपेंडिकुलर होना चेक करेंगे, यानी उनका डॉट प्रोडक्ट होना 0 चेक करेंगे। ठीक है, क्लियर है।
पैरेलल होते तो फिर रेशियो चेक करते, 2/1, 1/-2, ये सेम आता तो पैरेलल, अदरवाइज नॉट। ठीक है, क्लियर। अब देखो इस क्वेश्चन को अपन ने इक्वेशन बना के किया तो पूरा इसका ऑथेंटिक बेसिक तरीका रहेगा, अगर ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में ऐसे ही करना चाहिए। बट अगर इन केस हमारे पास टाइम की कमी है, या क्वेश्चन का वेटेज कम है, या इन केस एमसीक्यू का क्वेश्चन है, मान लो कभी लाइफ में एमसीक्यू का क्वेश्चन इस टाइप का फेस करना पड़े, तो हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि लाइंस का परपेंडिकुलर होना, उनके डायरेक्शन वेक्टर, भाई जैसे अगर मैंने लाइंस की, ये लाइन L1 की इक्वेशन बनाई और ये लाइन L2 की इक्वेशन बनाई, ये मैंने किसकी इक्वेशन बनाई, लाइन L1 की इक्वेशन बनाई, और ये किसकी बनाई, लाइन L2 की इक्वेशन बनाई। तो A1 और A2 तो क्या ही करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, परपेंडिकुलर होना, पैरेलल होना, एंगल निकालना, ये सारा काम डायरेक्शन का है। तो B1 और B2 का ही लेना देना है। तो हम इक्वेशन बनाई क्यों, इतनी माथापच्ची क्यों करें, हम सीधे ही डायरेक्शन को पकड़ें। तो हम इसमें अगर क्विकली चेक करना हो तो हम ये भी चेक कर सकते हैं कि जैसे 0,0,0 है, तो 2 पॉइंट अगर गिवन हो तो डायरेक्शन ऐसे ही निकालते हो, या तो डायरेक्शन सीधे सीधे गिवन हो या 2 पॉइंट से गिवन हो, और इसकी डायरेक्शन ऐसे निकलेगी, तो बस डायरेक्शन निकाला और बस उनका डॉट प्रोडक्ट चेक कर लिया, बाकी इक्वेशन इक्वेशन बनाने का काम नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है पूरी इक्वेशन में से केवल डायरेक्शन ही काम आएगी, बाकी इधर उधर की चीजें तो केवल एक तरीके से फॉर्मेलिटी पार्ट है। जल्दीबाजी में तो ये काम नहीं कर सकते हैं, मतलब हम डी आर्स निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, डी आर्स ऑफ लाइन L1 एंड डी आर्स ऑफ लाइन L2। और किसी भी लाइन की डी आर्स कैसे निकालते हैं, अगर 2 पॉइंट्स गिवन हो तो उनका डिफरेंस करके, इसके डी आर्स आ जाएंगे 10, 10, इसके डी आर्स आ जाएंगे 10, 10, देन डी आर से डी आर डॉट प्रोडक्ट करके 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, ओके चले आगे। जो अपन लाइन की इक्वेशन बनाते हैं उसमें जो डिनोमिनेटर पोर्शन होता है वो डी आर सी होते हैं लाइन के, वो क्या होते हैं, जैसे समथिंग इक्वल टू समथिंग इक्वल टू समथिंग, ये जो होते हैं ना, ये लाइन के डी आर्स होते हैं, ये लाइन के डीआरस होते हैं। तो वैसे भी हमका हमारा पाला डीआर से ही पड़ा चेक करने के लिए, तो हम सीधे लाइंस के डीआरस की ही बात करें, बाकी इक्वेशन और ऊपर का पोर्शन क्या है उसकी बात ही ना करें, उससे भी सॉल्यूशन हो सकता है। वेक्टर में जो वेक्टर फॉर्म होती है उसमें जो लास्ट वाला है वो डायरेक्शन वेक्टर्स, वही तो डायरेक्शन होती है लाइन की, तो वो जो वही डीआरस देंगे आपको, बस उसको कर लो। हाँ, ठीक है। सेकंड, if L1 M1 N1 L2 M2 N2 are the DCs of two mutually perpendicular lines, अब की बार अगेन लाइंस परपेंडिकुलर है मेरे पास, ठीक है, आपस में परपेंडिकुलर लाइंस हैं, और दोनों लाइंस के डीसीस गिवन है, क्या गिवन है, डीसीस, शो दैट द डीसीस ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ दिस लाइन, तो एक तीसरी लाइन जो इन दोनों के भी परपेंडिकुलर हो उसके डीसीस ऐसे होंगे, ऐसा प्रूव करो। अगर पहली लाइन की डीसी ये है, दूसरी लाइन की डीसी ये है, और ये दोनों परपेंडिकुलर भी हैं, ये दोनों लाइंस क्या है आपस में परपेंडिकुलर है, तो अब तीसरी लाइन इंट्रोड्यूस हो रही है जो इससे और इससे दोनों से परपेंडिकुलर है, लाइन L3, उस लाइन L3 के डीसीज ये होंगे, ऐसा ऐसा प्रूव करना है। समझ आया, क्लियर है। अब डीसी गिवन है इसका मतलब क्या हुआ, भाई लाइन की इक्वेशन अपन ऐसे बनाते थे, आर इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी, ऐसे बनाते थे। तो डी आर्स जो गिवन होते थे वो इसके ही तो डी आर्स होते थे, लाइन के डी आर्स मतलब उसके पैरेलल वेक्टर के डी आर्स, लेकिन वो डी आर्स ना देकर क्या दे दिया, डीसीस, दैट मीन्स उसका पैरेलल वेक्टर एक यूनिट वेक्टर है, दैट मीन्स उसका पैरेलल वेक्टर क्या है, एक, किसी भी वेक्टर के डीसीस गिवन होते हैं दैट मीन्स उसके यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट्स गिवन है, डीआरस गिवन होते हैं तो ओरिजिनली उसी वेक्टर के कंपोनेंट्स गिवन। ठीक है, तो जो अपन A B C A1 B1 C1 A2 B2 C2 के साथ करते हैं वो अपन L1 M1 N1 और L2 M2 N2 के साथ करेंगे, दैट्स इट। ठीक है, तो दो लाइंस बना देता हूं मैं और उनको परपेंडिकुलर करना है, उनको क्या करना है, परपेंडिकुलर, तो उनके डायरेक्शन वेक्टर्स जो होंगे वो परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, तो उनकी डायरेक्शन वेक्टर्स निकाल लेंगे, ठीक है। Here, DCs of two lines are given as, DCs of two lines are given as, तो लाइन L1 के DCs ले लेते हैं हम ये, राइट, L1 M1 N1, और लाइन L2 के DCs ले लेते हैं ये, ठीक है, लाइन L2 के DCs ले लेते हैं हम ये L2 M2 N2, यहाँ तक कोई डाउट बोलो। अब सबसे पहली चीज हमको ये गिवन है कि लाइन L1 इज परपेंडिकुलर टू लाइन L2, तो इनके डीसीज का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा,
जीरो हो जाएगा, यानी L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, क्लियर है, समझ आया। अब देखो, अगर इसके डीसीज ये हैं और इसके डीसीज ये हैं, तो इनका पैरेलल वेक्टर भी चाहो तो लगात बना सकते हो। कैसे? सो या पैरेलल वेक्टर या डायरेक्शन वेक्टर। देखो, लाइन की डायरेक्शन उसका पैरेलल वेक्टर देता है, प्लेन की डायरेक्शन उसका नॉर्मल वेक्टर देता है। तो मैंने कहा लाइन की डायरेक्शन बताओ, दैट मीन्स उसका पैरेलल वेक्टर बताओ, और मैंने कहा प्लेन की डायरेक्शन बताओ तो उसका नॉर्मल वेक्टर बताओ। ठीक है, तो मैं इसकी डायरेक्शन वेक्टर निकाल लेता हूँ, दैट मीन्स इसकी पैरेलल वेक्टर निकाल लेता हूँ। ठीक है, इस लाइन की भी और इस लाइन की भी। ये लाइन है बेटा, अपन ने बनाया जो था, ये लाइन है। अगर इसकी इक्वेशन है a प्लस लेमडा बी आर इक्वल टू, तो एक बी वेक्टर जो है इसका कहीं ना कहीं पैरेलल वेक्टर है। नहीं, तो इसमें तीन लाइन परपेंडिकुलर कैसे करें? तीन लाइन परपेंडिकुलर नहीं कर सकते अपन, एक्स वाई जेड एक्सिस में क्या करते हैं अपन, तीनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर नहीं होती। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ये तीनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर, दो तो परपेंडिकुलर है ही सही, तीसरी इससे और इससे दोनों से परपेंडिकुलर हो सकती है ना स्पेस में ना भी तो अपन। तो ये तो केवल एक्स वाई जेड एक्सिस बनाई है मैंने, और भी दूसरी तीसरी बहुत सारी लाइन्स हैं जो आपस में परपेंडिकुलर हो सकती है, दोनों से परपेंडिकुलर हो सकती है ना। समझ आया? जैसे कि ये लाइन है, ये लाइन है, ये दोनों परपेंडिकुलर है। अब इससे एक लाइन तीसरी और परपेंडिकुलर, प्लेन से परपेंडिकुलर बना दो। मतलब अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं और तीसरी लाइन दोनों से परपेंडिकुलर बनानी है, तो लाइन L1 और L2 जिस प्लेन में फॉल हो रहे हैं उस प्लेन से ही परपेंडिकुलर लाइन बना दो, तो वो उस L1 से भी परपेंडिकुलर हो जाएगी और L2 से भी परपेंडिकुलर हो। ठीक है, तो अब हम इसकी डायरेक्शन बना देते हैं, पहले डायरेक्शन वेक्टर बना देते हैं। नाउ डायरेक्शन वेक्टर्स ऑफ लाइंस L2 L1 एंड डायरेक्शन वेक्टर्स ऑफ लाइंस L1 एंड L2 आर। तो डायरेक्शन वेक्टर्स बना देते हैं, तो वैसे लाइन की डायरेक्शन वेक्टर बी से मिलती है। तो अभी दो लाइंस हैं, तो B1 और B2 कह दूं, वेक्टर B1 एंड वेक्टर B2। इस हम इनके दोनों डायरेक्शन वेक्टर्स डिफाइन कर लेते हैं। तो इसके अगर डीसीज ये हैं, तो L1 आई कैप, M1 जे कैप। वैसे A1 B1 C1 लेते थे, अभी L1 M1 N1 ले रहे हैं। उसका डायरेक्शन वेक्टर एक यूनिट वेक्टर है, बस ये पता चल गया। आगे बोलो। बी L2 नॉट B2, ये L है ना। L2 आई कैप, M2 जे कैप और N2 के कैप। डन। अब एक ऐसी लाइन जो दोनों लाइन से परपेंडिकुलर है, उसकी डायरेक्शन भी इन दोनों की डायरेक्शन से परपेंडिकुलर होगी। ठीक है भाई, हमको क्या गिवन है? नाउ इट इज गिवन दैट a third line L3, a third line L3 is perpendicular to both L1 एंड L2। लाइन तो लाइन से लाइन की बात करेंगे, उसके पैरेलल वेक्टर की उसके पैरेलल वेक्टर से बात करेंगे। अभी अपन लाइन L3 लिखा है ना, इस परपेंडिकुलर टू बोथ लाइंस L1 एंड L2। ये हमको गिवन है कि लाइन L3 जो है L1 और L2 दोनों से परपेंडिकुलर है, तो लाइन L3 की डायरेक्शन लाइन L1 और लाइन L2 की डायरेक्शन दोनों से परपेंडिकुलर होगी, यानी कि इसकी डायरेक्शन B3 कहते हैं, इसकी डायरेक्शन B1 और B2 कह ही रहते हैं, यानी B3 वेक्टर B1 और B2 दोनों से परपेंडिकुलर होगा। समझ आया अभी? ठीक है। सो सो द डायरेक्शन ऑफ लाइन L3, द डायरेक्शन ऑफ लाइन L3, L3 की डायरेक्शन ले लेते हैं अपन B3, वेक्टर B3 will be perpendicular to both the vectors B1 and B2। will line perpendicular तो डायरेक्शन perpendicular। and that is vector BB will be perpendicular to both, इसकी डायरेक्शन पहले डिफाइन कर ही चुके हैं अपन B1, एंड इसकी डायरेक्शन पहले डिफाइन कर ही चुके हैं B2। डन। ठीक है ना।
ओके, तो अब अपन वेक्टर टू वेक्टर बात करते हैं कि वेक्टर b3 जो है वेक्टर b1 और b2 दोनों से परपेंडिकुलर है। तो एक ऐसा वेक्टर कैसे निकालते हैं जो दोनों वेक्टर से परपेंडिकुलर हो, उनके क्रॉस प्रोडक्ट से। कैसे? उनके क्रॉस प्रोडक्ट से, समझ आया? अच्छा, वन मोर थिंग, ये लाइंस भी आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो b1 डॉट b2 भी जीरो होगा। ये अपन चाहे तो बाद में नोट कर ले, चाहे तो पहले नोट कर ले, इसका भी जरूरत नहीं पड़ी। यानी L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, इसकी जरूरत पड़ेगी जहाँ पे। ठीक है, चलो फिर से आओ। सो द डायरेक्शन ऑफ लाइंस L3 जो होगी B3, तो B3 जो है दोनों से परपेंडिकुलर होगा, तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स क्या होता है? जो दोनों वेक्टर से परपेंडिकुलर हो। सो वेक्टर B3 निकालने के लिए हम बेसिकली B1 और B2 का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, क्योंकि एक ऐसा वेक्टर जो दो गिवन वेक्टर से परपेंडिकुलर हो कैसे निकाला जाता है? उन गिवन वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट से निकाला जाता है। क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं 3/3 का डिटरमिनेंट। तो बोलो आई कैप, जे कैप, के कैप, L1 M1 N1 L2 M2 N2। निकालो। आई कैप के कंपोनेंट्स कैसे निकालेंगे हम? M1 N2 माइनस M2 N1 टाइम्स आई कैप। ठीक है, अब देखो हमारे पास कोई न्यूमेरिक वैल्यू तो है नहीं, तो वैसे तो आप सही कह रहे हो माइनस लगाएं, लेकिन हम प्लस लगा के अंदर वाले कंपोनेंट्स को फ्लिप कर देते हैं, क्योंकि न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है ना। न्यूमेरिक वैल्यू होती तो फिर सॉल्व कर कर आके माइनस लगा लोगे, न्यूमेरिक वैल्यू लिख देते। तो वैसे तो आप ऐसे करते, ये गया दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ऐसे करते हैं। लेकिन अभी अपन उल्टा कर देते हैं ना, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस कर देते हैं, माइनस साइन बैलेंस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? L2 N1 L2 क्या हो जाएगा? N1 L2 N1 L2 माइनस N2 L1, दिस इतने इतने टाइम्स जे कैप। ठीक है, डन। भाई माइनस जे कैप के आगे लगाऊं या अंदर इंट्रोड्यूस कर दूं, एक ही बात है। प्लस के कैप में तो इजी है, L1 M2 L2 M1 दिस मच ऑफ के कैप, डन। अब ये इसके डीसीज आ गए, ये इसकी डायरेक्शन आ गई, B3 की डायरेक्शन आ गई। तो लाइन L3 की जो डायरेक्शन होगी वो वेक्टर B3 से ही तो बताई जाएगी। बोलो, लाइन L3 की, जैसे लाइन L1 की डायरेक्शन किससे बताई जा रही है? इस वेक्टर से बताई जा रही है, तो उसकी डीसीज क्या बताए जा रहे हैं? ये बताए जा रहे हैं। लाइन L2 की डायरेक्शन इस वेक्टर से बताई जा रही है, तो उसके डीसीज क्या बताए जा रहे हैं? ये बताए जा रहे हैं। लाइन L3 की डायरेक्शन अपने B3 से बताई गई है, तो B3 आपने निकाल लिया। तो ये जो वेक्टर होगा यही तो लाइन L3 की डायरेक्शन देगा, यानी कि यही तो इस लाइन L3 के डीसीज होंगे। यही तो प्रूव करना है, चेक करो। हो गया प्रूव? ठीक है, तो वेक्टर B3 निकाल लिया हमने। सो डीसीज ऑफ लाइन L3 आर, डीसीज ऑफ लाइन L3 आर, बोलो पहला डीसी क्या हो जाएगा? M1 N2 M1 N2 माइनस M2 N1, कॉमा दूसरा डीसी क्या हो जाएगा? N1 L2 माइनस N2 L1, एंड तीसरा डीसी क्या हो जाएगा? L1 M2 माइनस L2 M1। ठीक है, और प्रूव करना था, प्रूव्ड। मैच कर लो, लेटर टू लेटर यही आ रहा है, 1 2 का कोई डिफरेंस नहीं है। समझ आया कि नहीं आया? देखो बेटा, सरल सी बात है कि अगर हमारे पास हम्म, ये तो हो गया डिलीट, कुछ समझना थोड़ा था उसमें से, वो डिलीट हो गया ना। देखो, अगर हमारे पास वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लेमडा टाइम्स वेक्टर बी है, तो ये वेक्टर बी ही लाइन की डायरेक्शन होती है। इस वेक्टर के डीआरसी लाइन के डीआरस होते हैं, इस वेक्टर के डीसीज लाइन के डीसीज होते हैं। तो जब डीसीज की बात हो रही थी तो हमने केवल तीनों लाइंस के ये B1 B2 B3 बना दिए, और B3 दोनों से परपेंडिकुलर था तो क्रॉस प्रोडक्ट से निकाल दिया। तो उसके जो कंपोनेंट्स बने, स्केलर कंपोनेंट्स, वो यही बने। तो ये स्केलर कंपोनेंट्स केवल वेक्टर B3 के नहीं है, उस लाइन L3 के भी है, क्योंकि लाइन की डायरेक्शन रेशियोस, डायरेक्शन कोसाइंस या सिंपली कहें डायरेक्शन, ये वेक्टर ही बताता है। तो जो इसके स्केलर कंपोनेंट्स हैं वही लाइन L के या L3 के किसी भी लाइन के डीआर या डीसीज होते हैं। ठीक है, समझ आया? अब इसमें एक और चीज याद रखना, देखो अभी दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर थे, तो ये दोनों का प्रोडक्ट जीरो आ रहा था, लेकिन उसको कहीं यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी। इसको कहीं यूज करने की हमको जरूरत यहाँ पे पड़ी नहीं, नहीं पड़ी तो हमने भी कहीं नोट नहीं किया। ठीक है, चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3।
तो अभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं प्रैक्टिकल। फाइंड द एंगल बिट अगेन थ्योरेटिकल, देखो न्यूमेरिक वैल्यू जहाँ नहीं देगा वहाँ पे तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही होगा। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस हुज डीआरस आर दिस एंड दिस। ये लो भाई साहब, दो लाइंस हैं, उनके पहले के डीआरस तो ये और दूसरे के डीआरस ये। तो एंगल निकालना है आपको, ठीक है, निकालना शुरू करें। तो डी आर्स अगर अपने को गिवन है तो आप कार्टेशियन फॉर्म में भी निकाल सकते हो। जो डी आर्स हैं लाइंस के उसको ले लो, वैसे तो स्मॉल लेटर में लेते हैं लेकिन अभी स्मॉल लेटर्स ने यूज कर लिए तो कैपिटल लेटर में ले लेते हैं। पहली लाइन के डी आर्स A1 B1 C1, दूसरी लाइन के डी आर्स A2 B2 C2। अब एंगल कैसे निकालते हैं, पहले तो डॉट प्रोडक्ट आता है ऊपर cos थीटा इक्वल टू A1 A2 B1 B2 और नीचे दोनों का अलग अलग मैग्नीट्यूड। तो चाहो तो कार्टेशियन फॉर्म में भी निकाल सकते हो, उसी में निकाल लें। हेयर the DRs of two lines, DRs of two lines L1 and L2 lines, L1 and L2 are given as ठीक है। सो लाइन L1 जिसके DRs अपन A1 B1 C1 से शो कर देते हैं, जो भी गिवन है लिख देते हैं ABC। वैसे अपन देखा जाए तो लाइन के डीआरस कैपिटल लेटर से नहीं शो करते हैं, वो अपन प्लेन के जो नॉर्मल वेक्टर के डीआरस हैं उसको शो करते हैं। लेकिन अभी हमारे पे मजबूरी है क्योंकि स्मॉल लेटर यूज हो गया ओनली ऑलरेडी, तो फिर कंफ्यूजन ना हो जाए, और चाहो तो कर लेना, ठीक है ना। कंफ्यूजन से बचने के लिए कह रहा हूँ बस मैं, और कुछ नहीं है। अभी सपोज करो मैं इसको चलो कर ही दो, आप कंफ्यूज ज्यादा ही हो जाओगे, नहीं तो ना A1 B1 C1 स्मॉल लेटर ही लिख दो, बट आप कंफ्यूज मत हो जाना। A1 B1 C1 और फिर लाइन L2 के डीआरस A2 B2 C2 वो क्या गिवन है, A2 गिवन है B-C C-A A-B। इन दोनों का एंगल निकाल लें हम। नाउ एंगल बिटवीन टू लाइंस, द एंगल बिटवीन टू लाइंस L1 एंड L2 इज गिवन बाय। सो एंगल निकालने का फॉर्मूला लगा देते हैं अपन, cos थीटा इक्वल टू, बोलो क्या होता है, मॉडुलस ऑफ A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 और नीचे अलग अलग मैग्नीट्यूड A1 स्क्वायर। तो फॉर्मूला रखा रखा है, फॉर्मूला है कार्टेशियन फॉर्म का। ऐसा नहीं है कि अभी ये कार्टेशियन फॉर्म का फॉर्मूला हैंड टू हैंड बनाया मैंने, ये नोट्स में भी लिखवाया है कि डायरेक्ट अपने को ये डी आर की बनो तो इस तरीके से अपन एंगल निकाल लेते हैं। A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर, ठीक है। और अभी अपन जबरदस्ती इक्वेशन बनाते हैं, इक्वेशन में भी ले दे के काम तो डायरेक्शन वेक्टर ही आता, ठीक है ना। तो जबरदस्ती जहाँ जरूरत नहीं पड़े वहां विथाउट इक्वेशन बना के भी काम करना चाहिए। मानता हूँ कि हर चीज इक्वेशन से डेटा मिल जाता है, हर चीज का डेटा मिल जाता है, एंगल निकालने का डेटा भी इक्वेशन से मिल जाता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का भी डेटा इक्वेशन से मिल जाता है। लेकिन हम हमारी पकड़ इतनी मजबूत होनी चाहिए कि हमको पता है कि एंगल निकालने के लिए इक्वेशन का कौन सा डेटा चाहिए होगा, वही डेटा निकालो ना, बाकी डेटा की क्या जरूरत है, ठीक है। चलिए तो लेट्स पुट द वैल्यूज। तो A1 A2 यानी कि A1 A2 का मतलब A1 A2 दैट मीन्स A इंटू B-C, समझ आया, A इंटू B-C, फिर B1 B2 करो, B इंटू C-A, फिर C1 C2 करो, C इंटू A-B, देन इसका कर दो क्या, मॉड्यूलस, दैट मीन्स एब्सोल्यूट वैल्यूज A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर। तो दैट मीन्स A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर का सम का रूट, इधर आओ, A2 स्क्वायर यानी कि B-C का होल स्क्वायर, देन C-A का होल स्क्वायर, देन A-B का होल स्क्वायर, डन, ठीक है। चलो लेट्स फाइंड द वैल्यूज। तो ऊपर वाले चलो पहले, A इंटू बी AB माइनस A इंटू सी AC, B इंटू सी BC, B इंटू AB, C इंटू AC, C इंटू BC, ठीक है। नीचे वाले को सॉल्व करें तो इसको तो कुछ कर नहीं सकते, A1 B1, एक मिनट, ABC यहाँ सही है, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। इसको चाहो तो कर सकते हो, A-B होल स्क्वायर से सॉल्व कर सकते हो चाहो तो, बट आपने लिखते लिखते नोटिस कर लिया करो कि ऊपर वाला तो खत्म हो चुका है, 0 हो चुका है। तो नीचे सॉल्व कर भी दूंगा तो 0 डिवाइड बाय एनीथिंग बिकम 0। तो जब पता है वो कट चुका है तो क्यों मेहनत करनी इसको सॉल्व करने के लिए, हाँ कटता नहीं तो फिर सॉल्व करके कुछ ना कुछ करना पड़ता। सो एक बार के लिए एज इट इज लिख लो, नेक्स्ट स्टेप में वैसे ही 0 करना है आपको।
प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। सो ये जीरो हो गया, अल्टीमेटली जीरो हो गया। कॉस थीटा जीरो है तो थीटा जीरो। वेरी गुड। कॉस थीटा इक्वल टू जीरो, सो थीटा इक्वल टू व्हाट? क्लास 10 के बच्चों को बुलाएं। कॉस जीरो जीरो होता है, कॉस जीरो जीरो होता है, फिर तो कॉस थीटा जीरो कब होता है? वन पे होता है। अरे वन पे नहीं, मतलब वन होता है, कोई भी थीटा इक्वल टू cos इनवर्स जीरो। हाँ, आप इसकी वैल्यू सॉल्व करेंगे। मैं तो डायरेक्ट थीटा पूछ रहा हूँ ना बेटा। अब जीरो वैल्यू कहाँ आती है? ये तो डायरेक्ट जरूर थोड़ा ना कि मैं इसको ऐसे सॉल्व करूँ, कॉस थीटा इक्वल टू जीरो, सो थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स जीरो इक्वल टू, फिर वैल्यू सोचें। छोटी मोटी वैल्यूज तो डायरेक्ट पता होती है ना, जो 5 वैल्यूज हैं, जीरो, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, ये वैल्यूज कौन से एंगल पे आ रही है तो डायरेक्ट पता है ना। तो जीरो कब आ रही है? 90 डिग्री पे आ रही है ना बेटा। cos 90 कॉस 90 जीरो नहीं होता। फिर मैं पूछ रहा हूँ थीटा क्या है, एंगल क्या है, किस पे जीरो वैल्यू आती है? अभी भी नहीं समझ आया? इज द रिक्वायर्ड एंगल बिटवीन, the required angle between lines L1 एंड L2। अब मैं इसको ऐसे लिखता cos इनवर्स जीरो और फिर लिखता 90 डिग्री, वो भी सही था। बट ये तो डायरेक्ट वैल्यू है, इसको अपन क्लास 12th में ना लिख के सीधे थीटा 90 डिग्री लिख सकते हैं। cos थीटा जीरो है तो थीटा 90 डिग्री है। ठीक है, दैट मीन्स लाइन एक दूसरे से परपेंडिकुलर, हालांकि उसने केवल एंगल ही पूछा है हमसे। लाइन L1 यहाँ पे लाइन L2 से परपेंडिकुलर, मैच करो आंसर। चलें फोर्थ क्वेश्चन पे। और वैसे भी A1 A2 B1 B2 C1 C2 जीरो आता है तो लाइन परपेंडिकुलर होती है ना। यहाँ पे न्यूमरेटर पार्ट तो जीरो आ ही रहा है ना। A1 A2 B1 B2 C1 C2 न्यूमरेटर पार्ट ही तो है, वैसे भी जीरो आ ही रहा है। तो वैसे भी हम यहीं से जैसे हमको ये जीरो दिखाई दिया तो हम कह सकते थे लाइन परपेंडिकुलर है, एंगल 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन। एक्स एक्सिस से पैरेलल लाइन होनी चाहिए और ओरिजिन से पास थ्रू होनी चाहिए, एक ऐसी लाइन की इक्वेशन चाहिए। ठीक है, तो पॉइंट तो मिल जाएगा 0,0,0 और डायरेक्शन चुरा लो एक्स एक्सिस की, क्योंकि पैरेलल वेक्टर एक्स एक्सिस ही एक तरीके से, एक्स एक्सिस से पैरेलल वेक्टर ही इससे पैरेलल वेक्टर होगा। ओके, अब एक्स एक्सिस की डायरेक्ट डी आर्स कैसे देखते हैं भाई? डी आर्स इससे लो और पॉइंट 0,0,0 है ही सही। तो एक्स एक्सिस के डी आर्स क्या होते हैं, टेल मी। हम्म, हियर इट इज गिवन दैट, नहीं पता दोनों को? फिर बताओ आप क्या रिवीजन कर रहे हो? एक्सरसाइज नंबर 1 में ही ये तो सब डिस्कस हो गया था कि कैसे डी आर्स एंड डी सीज निकालते हैं किसी भी लाइंस के। हियर इट इज गिवन दैट, जो लाइन अपने को चाहिए उसको लाइन L1 ले लेते हैं। लाइन L1, बोलो सृष्टि, रिवीजन नहीं कर रहे बिल्कुल भी? तो बेटा बहुत ज्यादा पढ़ने से कुछ फायदा नहीं होता। हम हमारा फोकस केवल इस चीज पे कि फटाफट हमारा कोर्स हो जाए, हम दो दो क्लासेस एक दिन में ले लें, फटाफट फटाफट सर खींचते हैं। तो मैं तो कर दूंगा पर उससे कोई फायदा नहीं है, उससे कोई भी फायदा नहीं है, भले कम पढ़ लो आप, पर जो पढ़ रहे हैं वो अच्छे से भेजे में जाना चाहिए, साथ के साथ रिवीजन भी जरूरी है। हम अगर तीसरी एक्सरसाइज में हैं तो हमको पहली दूसरी एक्सरसाइज करते रहनी पड़ेगी, पुराने चैप्टर्स भी करते रहने पड़ेंगे, उसको भी टाइम देना पड़ेगा। वक्त को बिल्कुल इस तरीके से मैनेज, टाइम को इस तरीके से मैनेज करो। वो मैनेजमेंट ही इज ऑल अबाउट हाउ मच यू विल स्कोर इन योर 12th बोर्ड, कि आप कैसे अपना टाइम मैनेज करते हो। पढ़ना तो हर कोई चाहता है, कौन सा बच्चा है जो पढ़ना नहीं चाहता? पढ़ना चाहता है, आप भी पढ़ना चाहते हो, आपकी क्लासमेट्स सारे बच्चे पढ़ना चाहते हैं, इतने सारे लाखों बच्चों बैठेंगे सारे पढ़ना चाहते हैं, सब अच्छे स्कोर करना चाहते हैं। कोई भी उसमें से मतलब बेईमानी नहीं करना चाहता अपनी पढ़ाई के साथ। बट हर कोई नहीं कर पाता क्योंकि हर कोई टाइम मैनेज नहीं कर पाता। वो टाइम मैनेजमेंट इज एन आर्ट जो बच्चे को इस उम्र में सीखनी पड़ेगी, इस उम्र में सीखोगे ताउम्र काम आएगी, पूरा करियर बिल्ड करने में काम आएगी। सो इट्स नॉट अबाउट कि हम जल्दी जल्दी कर लें, जल्दी जल्दी कर लें, जल्दी जल्दी कर लें, ऐसा कभी नहीं होता। रश थ्रू मत करो, आराम से कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते हुए चलो। सो लाइन L1 इज पैरेलल टू it is given that line L1 is parallel to x axis,
तो जो एक्स एक्सिस के डी आर्स हैं वही लाइन L1 के डी आर्स हो जाएंगे. सो डी आर्स ऑफ लाइन L1 विल बी और लगा दो या तो बीच में, और डी आर्स ऑफ एक्स एक्सिस दोनों सेम ही होंगे. विल बी गिवन बाय एस, नहीं याद है डी आर्स एक्स एक्सिस के. एक्स एक्सिस के डी आर्स होते हैं 1,0,0, वाई एक्सिस के होते हैं 0,1,0, और जेड एक्सिस के होते हैं 0,0,1. ठीक है, क्लियर. तो ये एक्स एक्सिस के डी आर्स मिल गए, वही लाइन L1 के डी आर्स हो गए. चलें अब आगे. अब पॉइंट भी तो गिवन है, तो डायरेक्शन तो यहाँ से मिल गई. दैट इज अपन चाहे तो वेक्टर इक्वेशन बनाए या वो बनाए, कोई सी भी बना दो. तो वेक्टर इक्वेशन बनाएंगे तो वेक्टर बी मिल गया, एक तरीके से डायरेक्शन वेक्टर मिल गया है ना. ठीक है, और कार्टेशियन बनाएंगे तो नीचे वाले पोर्शन मिल गया, वन जो नीचे लगता था वो पोर्शन मिल गया. तो कार्टेशियन इक्वेशन के हिसाब से हम कह सकते हैं ये क्या मिल गया, ABC. नीचे हम ABC लगाते हैं और ऊपर क्या लगाते हैं, x1 y1 z. तो A मिल गया 1, B मिल गया 0 एंड C मिल गया 0. ऑल्सो द लाइन पासेस थ्रू द ओरिजिन, ऑल्सो द लाइन L1 क्यों लिखे, एक ही तो लाइन है, L ही लिखने सीधे ही. लाइन L passes through the origin. पॉइंट जो पास थ्रू हो रहा है वो क्या है, ओरिजिन. ठीक है ना, दैट इज O, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 0,0,0. तो जो पॉइंट पास थ्रू होता है उसको x1 y1 z1 कहते हैं. x1 0, y1 0, z1 0. तो ये तीन आ गए, बना दे इक्वेशन. नाउ द इक्वेशन ऑफ लाइन L इज गिवन एज द, बताओ, द इक्वेशन ऑफ लाइन L is given as what, बोलो एक बार फॉर्मेट बताओ. x माइनस x1 बाई a, y माइनस y1 बाई b एंड z माइनस z1 डिवाइड बाय c इक्वल टू लैम्डा. पुट द वैल्यूज. तो x माइनस 0, इधर भी y माइनस 0, इधर भी z माइनस 0 ओरिजिन है. और ए बी सी क्या है 1,0,0 इक्वल टू लैम्डा. एंड मोर पर्टिकुलरली इसको सॉल्व करें तो इक्वेशन वैल्यू x माइनस 0, y माइनस 0, z माइनस एक्स वाई जेड रह जाएगा ऊपर, और नीचे 1,0,0. इसको आगे जो है सॉल्व मत कर देना, मतलब y/0 इन्फिनिटी मत लिख देना, इसको ऐसे इसी फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया जाता है लैम्डा. चेक करो, कार्टेशियन तो ये बनेगी. और इफ यू वांट टू मेक द वेक्टर इक्वेशन, तो यहाँ से जैसे ये पता चला तो यहाँ से वेक्टर बी पता चल गया, क्या, आई कैप प्लस जे कैप. क्यों, जीरो है ना, 0 जे कैप, या फिर लिखना ही छोड़ दो, या फिर 0 के कैप. ठीक है, और यहाँ से वेक्टर ए पता चल गया पासिंग थ्रू द पॉइंट से, 0 आई कैप, 0 जे कैप एंड 0 के कैप. और फिर इक्वेशन बनाएंगे कैसे, आर इक्वल टू ए मतलब ये, तो ये तो 0 है, लिखो ही मत चाहे से. पहली स्टेप में लिख देना, नेक्स्ट स्टेप में हटा देना. लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर में भी केवल आई कैप ही है, तो लैम्डा आई कैप, दैट्स इट. ये इक्वेशन ऑफ उस लाइन बनेगी अगर वेक्टर फॉर्म में बनाए तो. ठीक है, ये तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व. ठीक है, अब आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं. ये जो आपने इक्वेशन बनाई है, ये एक ऐसी लाइन की इक्वेशन है जो कि किससे पैरेलल है, और साथ में कहां से पास थ्रू होती है. तो एक्चुअली ये खुद एक्स एक्सिस की तो इक्वेशन हो गई. एक ऐसी लाइन जो एक्स एक्सिस से पैरेलल है, ओरिजिन से पास होगी, वो एक्स एक्सिस ही तो होगी. ठीक है, नहीं होगी. लेट्स से कि ये है एक्स वाई जेड एक्सिस. अब मैं वो सारी लाइंस बना रहा हूँ जो एक्स एक्सिस से पैरेलल होती है. ये एक्स एक्सिस है, तो इससे पैरेलल लाइंस बनाने की कोशिश करें. तो ऐसे बन गई सर ये लाइन, इसके देखो पैरेलल है, बन रही है. और भी बन सकती हैं ऐसे, और भी इधर की साइड भी बन सकती हैं ऐसे. ये सारी लाइंस एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो बहुत सारी लाइंस बनेगी. बट जो ओरिजिन से पास हो रही है वो तो ये खुद ही होगी. ठीक है, सो हमने जो इक्वेशन बनाई है, हालांकि हमने तो स्ट्रक्चर से बनाई है, लेकिन हम ऐसे भी कर सकते हैं. अगर हमको एक्स एक्सिस की इक्वेशन आती होती
एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, x/1 y/0 z/0। वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, x/0 y/1 z/0। और z एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, x/0 y/0 z/1। तो ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है एक तरीके से 3D ज्योमेट्री का, कि x एक्सिस y एक्सिस एंड z एक्सिस की इक्वेशन हमको आनी चाहिए। सिमिलरली एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन और एक्स जेड प्लेन की भी स्टैंडर्ड प्लेन्स की इक्वेशन हमको आनी चाहिए। समझ गए। तो ये जब अपने को इक्वेशन आती है तो हम इस लाइन को इसको ऐसे खत्म कर सकते हैं कि ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस passing through the origin is itself the x-axis. So let's find the equation of x-axis. x-axis equation तो जीके का क्वेश्चन है, याद है, खत्म कहानी। ठीक है, चलें क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ए बी सी डी आर दिस, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस ए बी। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो ए बी और सी डी के बीच का एंगल निकालो। तो अभी अभी हमने देखा था कि एंगल निकालने का काम, एंगल निकालने का लेना देना केवल किससे होता है, डायरेक्शन से होता है। तो लाइन ए बी जो ए और बी के से गुजर रही है, लाइन सी डी जो सी और डी से रिस्पेक्टिवली है, दैट मीन्स ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो पहले तो मैं पॉइंट्स डाल देता हूँ। हियर द फोर गिवन पॉइंट्स आर, फोर गिवन पॉइंट्स आर, ठीक है, ए, फिर ये बी, फिर ये सी और ये फिर डी। ये चार गिवन पॉइंट्स मार्क कर लेंगे पहले तो, ठीक है। अब जो लाइन ए बी होगी वो ए और बी से गुजरेगी और एंगल निकालना है। तो एंगल निकालना है तो क्यों बाकी चीजों पे ध्यान दें, सीधे उसकी डायरेक्शन निकाल लेते हैं। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, बी माइनस ए से डी आर से निकाल लेते हैं मतलब, और इसकी डायरेक्शन निकाल लेते हैं। तो और दोनों के डी आर से एंगल निकालेंगे cos थीटा के फॉर्मूला से, ठीक है ना। तो थोड़ा सा शॉर्ट करना और जल्दी जल्दी करना सीखेंगे हम अपन। नाउ डी आर्स ऑफ लाइन, डी आर सीधे डी आर से निकालो, डी आर्स ऑफ लाइन L1, नहीं लाइन ए बी लिखा हुआ है, लाइन्स ए बी, तो ऐसे लिख देता हूँ, लाइन L1 पासिंग थ्रू ए एंड बी, पासिंग थ्रू ए एंड बी। भाई लाइन ए बी है तो वो पास थ्रू ए बी कर रही है, ए एंड बी, ठीक है ना। आर, आर तो वही इसके डी आर से A1 B1 C1, और जो अगला निकालेंगे उसके A2 B2 C2। कैसे निकालेंगे, दिस माइनस दिस, 4 - 1 5 - 2 7 - 3, तो क्या हो गया 3 3 4, ठीक है। सिमिलरली, सिमिलरली डी आर्स ऑफ लाइन L2 which are passing through C and D, C and D R, तो इसके डी आर्स को अपन A2 B2 C2 कह देते हैं, A2 B2 C2। करो माइनस, 2 - 2 - -4 gives me 6, then 9 - 3 also gives me 6, and then 2 - -6 gives me 8। so lines parallel है 100%। चेक किया क्या आपने, डी आर्स की शक्ल देखो एक बार, 3 3 4 6 6 8 प्रोपोर्शनल है, ठीक है। बट हमको प्रूव ये नहीं करना कि लाइंस पैरेलल है, क्या हमको एंगल निकालना, तो एंगल 0 डिग्री निकलेगा अब की बार एंगल क्या निकलेगा, जो अगर परपेंडिकुलर तो 90 डिग्री। तो अब की बार कॉस 0 पे आके नहीं अटकेंगे, इस बार कॉस 1 पे आके अटकेंगे, और कॉस 1 0 डिग्री होता है, ठीक है। कॉस 0 9, कॉस थीटा अगर 0 है तो थीटा 90 डिग्री होता है, और कॉस थीटा अगर 1 है तो थीटा 0 डिग्री होता है, ठीक है। तो चलो लेट्स फाइंड द एंगल बिटवीन देन। सो एंगल बिटवीन लाइन L1 and L2 is given by, is given by, फॉर्मूला क्या है, cos थीटा इक्वल टू, अब इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो इसी फॉर्म में चलने दो, मॉडुलस A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 डिवाइडेड बाय A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर का सम का रूट, A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर का सम का रूट, ठीक है। करें वैल्यूज पुटअप, तो A1 A2 करो जरा, 3 × 6, आगे बढ़ो, अगेन 3 × 6 एंड देन फाइनली 4 × 8 मॉडुलस। आ जाओ, पहले 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, और फिर 6 का, अगेन 6 का, और 8 का प्लस 8 का स्क्वायर। फाइन, करें इसको सॉल्व, 3 6 18 और 18, 18 प्लस 18
प्लस 8 4 जा 32 एंड नीचे मिलेगा 3 का स्क्वायर 9, 9 + 9 + 16 और आगे वाले केस में 36 + 36 + 64, 36 36 64। सो एड देम अप, मॉडुलस पॉजिटिव ही आएगा, 18 36 36 32 72 48, 36 and 38 68, 68 36 and 38 68, ठीक है, डिवाइड बाय 69 and 18, 18 + 16 is 18 18 36 34, √34, √34 और दूसरा चेक करो 36 36 या 36 64 100 हो गया, 100 136 136। आगे बढ़े, अब √136 को सॉल्व करूंगा मैं तो 2 6 जा 12, 4 से डिवाइड करेंगे, मतलब 4 से मल्टी 4 136 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 34 ही आएगा, तो 4 × 34 है ये, तो 4 का 2 बाहर आ गया, सो इट विल बी लाइक 68 √34 एज इट इज, और इसका क्या आ जाएगा 2 √34 हो जाएगा, क्योंकि 4 × 34 136 ही होता है, तो √34 34 और 34 से 68 डिवाइड होके 2, 2 से 2 डिवाइड होके 1, सो कॉस थीटा अगर 1 है तो थीटा क्या हो जाएगा बोलो, 0 डिग्री इज द रिक्वायर्ड एंगल between two lines. It's the required angle between lines L1 and L2, or in other words we can say line L1 is parallel to line L2। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी था ये। तो एक क्वेश्चन में एंगल पूछा उसमें परपेंडिकुलर निकली लाइन, एक क्वेश्चन में एंगल पूछा उसमें पैरेलल निकली लाइन, और डीआरस देखते ही पहले ही आपको पता हो जाना चाहिए कि इसमें 0 डिग्री निकलेगा, नहीं निकले तो चेक करने लग जाना क्या गलती करी है। कैसे, क्योंकि प्रोपोर्शनल आ रहे थे ना वो डीआरस, ठीक है। इफ द लाइंस दिस आर परपेंडिकुलर फाइंड द वैल्यू, ये तो कितना सरल क्वेश्चन दे दिए, तो मिसलेनियस में रुकने लायक क्वेश्चन ही नहीं है। कैसे दे दिया उसने, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, क्या वो परपेंडिकुलर है तो के निकालो, परपेंडिकुलर है तो एक्स वाई जेड 1 1 1 है, 1 1 1 है, 1 1 है, तो इनका इसका डॉट प्रोडक्ट 0 करो, बस दैट्स इट। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो here the equation of two lines are given as, पहले इक्वेशन लिख देते हैं, इक्वेशंस ऑफ, तो आज मैक्सिमम इक्वेशंस लाइन्स ही लाइन्स के हैं ना, लाइन्स के ही हैं पहले, फिर बाद में प्लेन्स के हैं 13 से, तो आप 13 से फिर गायब हो जाओगे मोस्ट प्रोबेबली। द इक्वेशन ऑफ टू लाइन्स L1 and L2 आर गिवन, ऐसे किया था पहले भी इसने, तीसरे एक्सरसाइज में गायब हो गई थी ना, ठीक है। एनीवेज, लाइन L1 लाइन L2, ठीक है। नाउ अब हमको क्या गिवन है कि ये परपेंडिकुलर है ना, सो यहां से इस इक्वेशन हम ऐसे एक लाइन लिखेंगे, कंपेयरिंग द इक्वेशन ऑफ बोथ लाइंस विद द स्टैंडर्ड फॉर्म, है ना, कंपेयरिंग द इक्वेशंस ऑफ बोथ लाइंस, इक्वेशंस ऑफ both lines with the standard form of equation of a line, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ या स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए लाइन। सो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए लाइन क्या होती है बोलो, x माइनस x1 बाय a, y माइनस y1 बाय b, z माइनस z1 डिवाइडेड बाय c इक्वल टू लैम्डा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो कंपेयर करने के बाद हमको कितने कंपोनेंट्स मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 इधर से 6 इधर से, लेकिन मुझे पता है एंगल निकालना है, तो मेरे को ऊपर के कंपोनेंट का 4 थोड़ा डालना है, और कन्वर्ट करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि एक्स वाई जेड तो एक्स वाई जेड से कंपेयर हो ही रहे हैं, तो मैं 3 3 नीचे के कंपोनेंट्स निकाल लूंगा, ABC निकाल लूंगा, तो दो लाइन से तो A1 B1 C1 और A2 B2 C2, वी गेट A1 A1 B1 C1, बोलो क्या क्या निकले, -3 2K 2 एंड A2 B2 C2, ये क्या क्या निकलेंगे 3K 1 एंड -5, डन। ठीक है, तो अब आपको क्या प्रूव करना है कि ये दोनों, नहीं ये गिवन है कि ये परपेंडिकुलर है और K की वैल्यू निकालनी है ना, सो मैं लिख देता हूँ, नाउ इट इज गिवन दैट द लाइंस आर परपेंडिकुलर, नो it is already given that, it is given that line L1
इज परपेंडिकुलर टू लाइन L2। ठीक है, सो अगर लाइन्स परपेंडिकुलर होती हैं तो क्या सीखा है हमने, A1 A2 प्लस B1 B2 C1 C2, डायरेक्शन वेक्टर्स क्या होंगे, डॉट प्रोडक्ट जीरो बनाएंगे, इक्वल टू जीरो। सो पुट करते ही किया जाएगा। ठीक है, दैट इज -3 × 3k प्लस 2k × 1, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, लाइक दिस। ठीक है, प्लस आगे बोलो 2 × -5 शुड बी इक्वल टू 0। सो इट्स लाइक -9k प्लस 2k - 10 इक्वल टू 0। ठीक है, इम्प्लाइज क्या हो जाएगा बोलो, इम्प्लाइज -9k प्लस 2k इज -7k इक्वल टू +10, सो गिव्स मी k इक्वल टू -10/7। ठीक है, क्लोजिंग स्टेटमेंट लेंगे, इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ द k इज -10/7। इजी। ठीक है, हाँ प्रियांशु आया है कोई और, कोई नहीं है बात। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब 7th क्वेश्चन वैसे इजी है, बट आप समझो एक चीज को, देखो एक ऐसी लाइन है जो कि इस पॉइंट से तो पास थ्रू हो रही है और इस प्लेन से परपेंडिकुलर। ठीक है, अब अगर ये लाइन का किसी लाइन से ही कनेक्शन दे देता तो उसका पैरेलल वेक्टर चुरा लेते, और पॉइंट तो अलग से गिवन है ही सही, लेकिन लाइन का कनेक्शन प्लेन से गिवन है, तो क्या प्लेन की डायरेक्शन चुरा सकते हैं, सवाल ये है। ये प्लेन की डायरेक्शन है, एन वेक्टर है ये इसका, है ना। तो मुझे क्या चाहिए, ये तो हो गया मेरा वेक्टर ए जो पॉइंट से पास थ्रू होगा, और मुझे वेक्टर बी चाहिए, डायरेक्शन चाहिए। तो डायरेक्शन क्या मैं प्लेन की चुरा सकता हूँ क्या, सवाल ये। अगर ये लाइन इस प्लेन से परपेंडिकुलर है तो क्या जो प्लेन की डायरेक्शन है और जो लाइन की डायरेक्शन है सेम होगी। हम्म, नहीं मैं तो आपसे ही पूछूंगा। अच्छा, उस आपके कोर्स में नहीं है इसलिए। हाँ बताओ, डायरेक्शन सेम क्यों नहीं होगी ये बताओ। वो परपेंडिकुलर है सर, पैरेलल होता तो डायरेक्शन सेम होती, यानी नीचे वाले इक्वेशन में सेम होगी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू दिस एंड पैरेलल टू द प्लेन। इसमें पैरेलल है तो इसमें होगी, होगी नहीं होगी सोचो। पैरेलल में तो डायरेक्शन सेम होगी और परपेंडिकुलर में नहीं होगी। अब सुनना ध्यान से, सुनो ध्यान से। देखो लाइन टू लाइन कनेक्शन है, लाइन टू लाइन कनेक्शन है, तो पैरेलल में डायरेक्शन सेम, परपेंडिकुलर में डायरेक्शन सेम नहीं होगी, डॉट प्रोडक्ट जीरो वाली डायरेक्शन होगी। प्लेन टू प्लेन है तो अगेन सेम लॉजिक, पैरेलल में तो डायरेक्शन सेम और परपेंडिकुलर में डॉट प्रोडक्ट जीरो वाला कनेक्शन। लेकिन लाइन टू प्लेन है तो अब उल्टा होगा, अब परपेंडिकुलर में डायरेक्शन सेम होगी और पैरेलल में डॉट प्रोडक्ट जीरो बनाएगा। क्यों बेटा, प्लेन की इक्वेशन में जो डायरेक्शन गिवन होती है वो उसके नॉर्मल वेक्टर की होती है जो उससे भी परपेंडिकुलर है। तो ये प्लेन से परपेंडिकुलर है, ये लाइन प्लेन इस प्लेन से परपेंडिकुलर है, ये वेक्टर भी इस प्लेन से परपेंडिकुलर है, और ये लाइन भी इस प्लेन से परपेंडिकुलर है। तो ये वेक्टर और लाइन का जो डायरेक्शन वेक्टर है दोनों पैरेलल नहीं होंगे, तो दोनों की डायरेक्शन सेम ही होगी। ठीक है, बोलो समझ आया कुछ। हाँ देखो, लेट्स से, रुको एक बार खत्म करने दो। लेट्स से दिस इज अ प्लेन, ओके, प्लेन पाए ले लिया मैंने इसको, प्लेन पाए ले लिया। ठीक है, इस प्लेन पाई की इक्वेशन मुझे क्या गिवन है, मैं इधर मेंशन कर देता हूं, वेक्टर आर डॉट बोलो आई कैप प्लस 2 j कैप -5 k कैप प्लस 9 इक्वल टू 0। अभी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का लॉजिक नहीं है तो मैं 9 पॉजिटिव या नेगेटिव सोच नहीं रहा हूँ। ठीक है, परपेंडिकुलर पैरेलल में सोचना नहीं पड़ता, और चाहो तो कन्वर्ट करके भी बना सकते हो। ये प्लेन पाएगी क्या है इक्वेशन। अब एक ऐसी लाइन जो इस प्लेन से परपेंडिकुलर है, कैसी होगी वो लाइन, दिखती कैसी होगी। अच्छा एक और चीज, पहले लाइन पे बाद में जा रहा हूं मैं, पहले प्लेन पे ही खत्म करो। ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है। नॉर्मल वेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो लेट से वो नॉर्मल वेक्टर मैं यहां बना देता हूं। तो ये नॉर्मल वेक्टर, ये जो वेक्टर है ये एक्चुअली ये वाला वेक्टर है, वेक्टर एन। बोलो, मतलब अगर मैंने इसको वेक्टर एन के दिया तो इस वेक्टर एन के कंपोनेंट्स यहीं से मिलेंगे, यही वेक्टर एन है। डन।
अब एक ऐसी लाइन जो इस प्लेन से परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर जा रही है इस प्लेन से, इसको चीरती हुई आर पार, लाइक ऐसे कहीं से बना दो, और फिर नीचे से आर पार चीरती हुई जा रही है, ऐसे परपेंडिकुलर चीरती हुई जा रही है, जैसे पेपर को फाड़ के निकलता है ना कोई लाइन, कोई पेन हमने पेपर के अंदर से आर पार निकाल दिया, तो प्लेन से परपेंडिकुलर लाइन ऐसी जाएगी। तो लाइन अगर प्लेन से परपेंडिकुलर है, एक प्लेन का नॉर्मल वेक्टर भी उससे परपेंडिकुलर होगा, तो लाइन नॉर्मल वेक्टर के पैरेलल हुई या नहीं हुई? ये लाइन इस नॉर्मल वेक्टर के पैरेलल नहीं हुई? एक ही चीज से दो लोग परपेंडिकुलर हैं तो वो दो आपस में पैरेलल नहीं होंगे? ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, चोर चोर मोसेरे भाई, ऐसे कुछ होता है ना, दोस्त दोस्त का दोस्त दुश्मन, ऐसे कुछ ऐसे बना सकते हैं ना अपन, कि ये दोनों पेपर है, दोनों परपेंडिकुलर है, तो चल भाई तू भी इसका दुश्मन तू भी इसका दुश्मन, अपन अपन दोनों दोस्त, है ना, तू भी इससे परपेंडिकुलर तू भी इससे परपेंडिकुलर, तो अपन दोनों तो पैरेलल हो गए ना, समझ गए? तो इस लाइन L1 नहीं L ही कह दो, इस लाइन की L की जो डायरेक्शन है वो आप इस नॉर्मल वेक्टर से चुरा सकते हो, और पॉइंट ऑलरेडी गिवन है, पॉइंट गिवन है ना, एक 1,2,3 जिससे ये लाइन पास थ्रू होती है, 1,2,3। लाइन में एन वेक्टर होता ही नहीं है, लाइन में तो आर आर इक्वल ए प्लस लेमडा बी होता है, ए तो ये मिल गया, लेमडा मिल गया, बी ये मिल गया, दिस प्लस लेमडा टाइम्स दिस, बन गई इक्वेशन। ठीक है, पॉइंट उससे ले लिया, डायरेक्शन तो उससे ले ली, किससे क्यों ली? क्योंकि लाइन टू प्लेन का कनेक्शन में पैरेलल परपेंडिकुलर उल्टा काम करता है, लाइन टू लाइन सीधा काम करेगा, लाइन टू प्लेन सीधा काम करेगा, लाइन टू प्लेन उल्टा काम करेगा, परपेंडिकुलर है तो डायरेक्शन चुरा सकते हैं, पैरेलल है तो उल्टा नहीं चुरा सकते। अभी मान लो एक लाइन इससे पैरेलल होती, ऐसे प्लेन से पैरेलल होती, तो अब इस लाइन की डायरेक्शन और नॉर्मल वेक्टर की डायरेक्शन परपेंडिकुलर हो गई उल्टा, तो अब परपेंडिकुलर वाला कनेक्शन लगाता मैं, A1 A2 डॉट प्रोडक्ट जीरो वाला कनेक्शन लगाता, लेकिन परपेंडिकुलर है तो कॉपी पेस्ट करने वाला कनेक्शन ले लो भाई, तेरी डायरेक्शन मेरे को दे दे, ओके ना, समझ आई? ठीक है, तो मैं इसको कैसे खत्म करूंगा, हेयर हेयर सबसे पहले इक्वेशन ऑफ प्लेन लिख दो, द इक्वेशन ऑफ प्लेन पाई इज गिवन एज प्लेन पाई इस, ये प्लेन पाई है, इज गिवन एज, तो ये इक्वेशन लिख दूंगा मैं नीचे, ये इक्वेशन लिख दूंगा मैं प्लेन पाई की, लिख दी प्लेन पाई, ठीक है। अब अगर मैंने प्लेन पाई की इक्वेशन लिख दी, सो इसका नॉर्मल वेक्टर, सो इट्स नॉर्मल वेक्टर इज गिवन बाय, मतलब इट्स मतलब प्लेन की नॉर्मल वेक्टर है ना, इट्स नॉर्मल वेक्टर इज गिवन बाय, नॉर्मल वेक्टर इज व्हाट, वेक्टर एन इक्वल टू आई कैप प्लस 2 j कैप माइनस 5 k कैप, डन, इसकी नॉर्मल वेक्टर हो गई। अब क्या करें, ये नॉर्मल वेक्टर आ गई, अब लाइन जो है इससे पास हो रही है और इससे परपेंडिकुलर है ना, नाउ इट इज गिवन दैट, नाउ it is given that it is given that a line L, a line L is what, perpendicular to the plane, is perpendicular to the plane pi, is perpendicular to the plane pi, so its direction, so its direction, लाइन की डायरेक्शन कह रहा हूं मैं, उसकी डायरेक्शन को मैं वेक्टर बी से डिनोट कर सकता हूं, ठीक है, इट्स डायरेक्शन वेक्टर बी is parallel to the normal vector of the plane pi, to the, उस प्लेन पाई के नॉर्मल वेक्टर से पैरेलल हो जाएगी इसकी डायरेक्शन, नॉर्मल वेक्टर ऑफ द प्लेन पाई, ठीक है ना, ठीक है, दैट इज मैथमेटिकली बात कर रहे हैं, तो वेक्टर बी पैरेलल हो जाएगा वेक्टर एन से, वेक्टर बी पैरेलल हो जाएगा वेक्टर एन से, और वी कैन से वेक्टर बी कैन बी रिटन एज लैम्डा टाइम्स वेक्टर एन, भाई दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो एक को दूसरे का लैम्डा टाइम्स लिख सकते हैं, ठीक है। अब बनाते हैं इक्वेशन, पासिंग थ्रू द पॉइंट मिल गया, पैरेलल वेक्टर मिल गया, ठीक है। सो नाउ सो नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन एल, इक्वेशन ऑफ लाइन एल जो भी पास थ्रू हो रही है, उस पॉइंट के बारे में बताया नहीं था हमने, लाइन एल पासिंग, या फिर इस लाइन को पहले लिखो ऑल्सो इट पासेस थ्रू, तो वहां से वेक्टर ए मिलेगा, फिर इक्वेशन बनाएंगे ए और बी से, ठीक है।
ठीक है, ऑल्सो it is given that the line L passes through a point A 1, 2, 3। तो वेक्टर इक्वेशन बनाएंगे वैसे, तो ये वेक्टर ए हो गया, दैट इज वेक्टर ए इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ये वेक्टर ए मिल गया, वेक्टर बी वहां से मिल जाएगा लैम्डा टाइम्स वेक्टर एन से। बना दें इक्वेशन। नाउ द इक्वेशन ऑफ लाइन L, ठीक है, इज गिवन बाय। तो कैसे बताते हैं अपन किसी भी लाइन की इक्वेशन? वेक्टर आर इक्वल टू, बोलो, वेक्टर आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी लिखते थे, लेकिन अभी लैम्डा टाइम्स एन लिखूंगा मैं। देखो, मैं लैम्डा टाइम्स बी लिखता, फिर बी की वैल्यू पुटअप करता, तो अच्छा यहाँ लैम्डा ले लिया तो वहां म्यू लेता, या यहाँ लैम्डा ले लिया तो वहां म्यू ले लेता, या म्यू ले लेता। अब मैं म्यू इंटू लैम्डा तो वैसे भी स्केलर ही बनेगा ना, तो कुल मिला के वेक्टर एन ही लिखना पड़ रहा है अपने को। तो अपन ये छोटी मोटी कैलकुलेशन डायरेक्ट ही कर सकते हैं, बी की जगह सीधे एन लिख देते हैं, एन ही इसकी डायरेक्शन बता रही है। ठीक है, दैट इज, बना दो इक्वेशन, खत्म कहानी। वेक्टर आर इक्वल टू ए लिख दो पहले यहाँ पे आई कैप 2j कैप 3k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर एन क्या था, उड़ रहा ऊपर, आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 5। देखो आंसर, वेक्टर इक्वेशन तो यही बनेगी। कार्टेशियन दे रखी है तो कह नहीं सकते। खत्म कहानी। वहां से पॉइंट ले लिया, यहाँ से डायरेक्शन ले ली, पॉइंट और डायरेक्शन दो ही चीजें चाहिए होती हैं, खत्म कहानी। ठीक है, अगला क्वेश्चन होमवर्क कर सकते हो, वही सेम लॉजिक है जो दूसरे लॉजिक के बारे में अपन बात कर रहे थे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, नहीं 8th कर रहे हैं ना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट मिल गया अगेन। अब अच्छा, प्लेन की इक्वेशन ही चाहिए अपने को ना, प्लेन टू प्लेन जा रहे हैं, तो अगेन अपन नॉर्मल वेक्टर कॉपी कर सकते हैं क्योंकि पैरेलल है। लाइन टू लाइन पैरेलल वेक्टर, लाइन टू लाइन अगर पैरेलल हो तो अपन वेक्टर डायरेक्शन कॉपी कर सकते हैं, प्लेन टू प्लेन पैरेलल हो तो अपन कॉपी कर सकते हैं, लेकिन लाइन टू प्लेन अगर परपेंडिकुलर हो तो कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगेन मैं इसकी डायरेक्शन तो कर लूंगा कॉपी, इसकी, इस प्लेन की डायरेक्शन कर लूंगा कॉपी, और पासिंग थ्रू ए बी सी है ही सही, तो एक ऐसा प्लेन जो कि एक पॉइंट से पास करे और उसके नॉर्मल वेक्टर गिवन हो, उस प्लेन की इक्वेशन अपन कार्टेशियन वेक्टर फॉर्म में और कार्टेशियन फॉर्म में कैसे लिखते थे याद करो, या फिर कार्टेशियन फॉर्म में बताओ, ए इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन। सेकेंड फॉर्म हो गई नहीं, पासिंग थ्रू ए पॉइंट एंड उसका नॉर्मल वेक्टर, कोई भी एक नॉर्मल वेक्टर गिवन हो। ठीक है, तो ए बी सी तो क्या होते थे यहाँ पे, ये डायरेक्शन, डायरेक्शन यानी कि 1 1 1 आ रहा है, 1 1 1 1 1 1, और पॉइंट क्या गिवन है, एक्स माइनस ए वाई माइनस बी और z माइनस सी इक्वल टू 0। उसको सॉल्व करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करके वही सेम चीज आ जाएगी। तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू माइनस ए माइनस बी माइनस सी उधर चला जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू माइनस ए माइनस बी उधर चला जाएगा, तो a प्लस बी प्लस सी, ये इक्वेशन है, ये कांस्टेंट बनेगी, a प्लस बी प्लस सी इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो कार्टेशियन फॉर्म में ये बनेगा, चेक करो, ऑफ प्लेन, प्लेन को पाई ले लेना, पाई वन पाई टू ले लेना, जो गिवन है उसको पाई टू ले लेना, जो चाहिए उसको पाई वन ले लेना। बताओ समझ आया? ठीक है, अगेन करें आज की क्लास खत्म, इस नोट के साथ करते हैं कि कनेक्शन किसका किससे गिवन है। अगर हमको लाइन टू लाइन कनेक्शन गिवन है तो पैरेलल होगा और परपेंडिकुलर होगा, तो क्या क्या काम करेंगे? पैरेलल होगा और परपेंडिकुलर होगा तो क्या क्या काम करेंगे? पैरेलल होने पे तो अपन उसका वेक्टर जो है, वेक्टर b1 है लेट से, तो वो लैम्डा टाइम्स वेक्टर b2 हो जाएगा, तो अपन कॉपी पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, परपेंडिकुलर के केस में अपन परपेंडिकुलर वाला लॉजिक लगा देंगे, इक्वल टू 0, मतलब डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0, वेक्टर b1 डॉट b2 इक्वल टू 0। ठीक है, लाइन टू लाइन हो गया। अब प्लेन टू प्लेन में क्या करेंगे? प्लेन टू प्लेन कनेक्शन अगर गिवन हो कि ये प्लेन इससे परपेंडिकुलर है, ये प्लेन इससे पैरेलल है, तो पैरेलल के केस में एंड परपेंडिकुलर के केस में सेम टू सेम, जो लाइन के साथ किया वही प्लेन, बस लाइन में हम डायरेक्शन b1 b2 से शो करेंगे, इसमें n1 नॉर्मल वेक्टर से शो करेंगे, तो इसके नॉर्मल वेक्टर्स भी क्या होंगे, पैरेलल होंगे, तो n1 कैन बी रिटन एज लैम्डा टाइम्स n2
और n1 डॉट n2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा अगर परपेंडिकुलर केस है। अब फाइनली लाइन टू प्लेन या प्लेन टू लाइन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें उल्टा काम चलेगा, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि लाइन की डायरेक्शन उसका पैरेलल वेक्टर देता है, प्लेन की डायरेक्शन उसका परपेंडिकुलर यानी कि नॉर्मल वेक्टर देता है ना। डायरेक्शन देने का काम तो कैसे भी बता सकते हैं ना अपन। अब पैरेलल और परपेंडिकुलर में उल्टा काम चलेगा। अब पैरेलल, अब चाहो तो अब ये जो मैंने लिख रहा हूँ उसको आप नोट्स में भी नोट डाउन कर लेना, कहीं इंपॉर्टेंट नोट्स लगा के, है ना। इसमें क्या होगा, पैरेलल परपेंडिकुलर के केस में अब आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, जैसे अपन अभी किया क्वेश्चन नंबर 7 में। तो परपेंडिकुलर के केस में मैं क्या कह दूंगा कि वेक्टर n1 क्यों कॉप, तो वेक्टर एन ही कॉप, वेक्टर n कैन बी रिटन एज लैम्डा टाइम्स उसकी डायरेक्शन वेक्टर बी, या वेक्टर b कैन बी रिटन एज लैम्डा टाइम्स n। और पैरेलल के केस में फिर मैं क्या कर दूंगा, डॉट प्रोडक्ट 0 कर दूंगा, n डॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, समझ आया क्या हुआ? ठीक है, कुछ गिरा थोड़ी ना। ओके, चलो ठीक है, तो 8 क्वेश्चंस हो गए, बाकी कल देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।